विधानसभा के सदस्यों के लिए चंडीगढ़ में आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम हुआ संपन्न। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा, विधायकों पर टिका लोकतंत्र का ढांचा, युवाओं का विधायिका में आना शुभ संकेत। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के स्थापना दिवस समारोह में की शिरकत। कहा, सरकार ने कैंसर के इलाज को बनाया आसान। रेडियो न्यूक्लियाइड थेरेपी वार्ड का भी किया शुभारंभ। नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किया गया 31 सदस्यों की प्रवर समिति का गठन। नवीन जिंदल और दीपेंद्र हुड्डा समिति में शामिल। और उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुआ 38वां राष्ट्रीय खेलों का समापन। 48 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा हरियाणा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार है भारत। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा की 15वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए चंडीगढ़ में आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का आज समापन हो गया। इसके समापन के अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश उपस्थित रहे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने देश प्रदेश के विकास में विधायिका की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विधायक की भूमिका सीमित नहीं है, वे प्रहरी हैं जिन पर लोकतंत्र का ढांचा टिका है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में देश भर से प्राप्त हुए विचारों से विधायी अनुभव और कार्यशैली समृद्ध बनेगी। ऐसे कार्यक्रम देश की तकदीर संवारने में उपयोगी साबित होंगे। उन्होंने युवाओं का विधायिकी में आने को एक सुखद संकेत बताया। विधायक पहली बार जीत कर आए हैं। 45 मेंबर जो हैं आपके 25 से 55 वर्ष के ग्रुप के हैं। 13 महिलाएं हैं। 68% लोग ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यानी पूरे समाज का जो अनुभव है, जो पूरे समाज का प्रतिबिंब है, वो आपके यहां है। और जैसा मैंने कहा कि यह शस्त्र और शास्त्र दोनों की भूमि रही। भगवत गीता की भूमि, सरस्वती की भूमि, वेद की जहां रचना हुई, और दिल्ली के पास बसे हरियाणा ने दिल्ली को और देश की तकदीर को बदलते और प्रभावित होते देखा है। तराइन के 2 और पानीपत के 3 निर्णायक युद्धों में। हम इतिहास की क्यों बात करते हैं कि उससे भविष्य की प्रेरणा मिलती है। यह धरती जय जवान जय किसान के राष्ट्रीय जय घोष को भी चरितार्थ करती है। प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि हमें अपने विधायी कार्यों की समीक्षा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। विधायी कार्यों में सुख को खपाकर हम लोगों का जीवन खुशहाल बना सकते हैं। जनता के विश्वास के साथ सदन की कार्रवाई में सहयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे कार्यक्रमों में उत्पन्न हुए विचारों से नई दिशा मिलती है, जो अधिकार और कर्तव्य का मिश्रण है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये कार्यक्रम विधायी क्षमता को बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध होगा। होती है उतनी बड़ी भूमिका आपकी भी होती है कि आपका सदन में व्यवहार कैसा है, हमारी भी होती है कि हमारा आचार व्यवहार आचरण ये कैसा है, क्या सदन के अनुरूप है कि नहीं है। इसका भी हम लोग आकलन करते हैं। सदन में उपस्थित रहना, सदन की कार्रवाइयों को उसमें सहयोग करना, यह हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि लाखों लोग हम पर विश्वास करके हमको चुनकर भेजते हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस प्रबोधन कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। बहुत सारे ऐसे विचार हमारे सामने आए हैं जिनकी हम लोगों को आवश्यकता थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने स्तन कैंसर विषय पर हुई परिचर्चा में भी हिस्सा लिया और रेडियो न्यूक्लियाइड थेरेपी वार्ड का भी शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में बेहतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कैंसर की जल्द पहचान हो सके, इसके लिए प्रयास जारी हैं।
पहले कैंसर की बीमारी के इलाज में लोगों की जमीन और घर चले जाते थे, लेकिन अब सरकार मुफ्त इलाज कर रही है और भविष्य में भी स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा किया जाएगा। सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के लोगों को लाभ पहुंचा रही है। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वितीय में 720 डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी। You will be having, as you have asked for, you will be having 71 faculty positions, that is professor, assistant professor. You will be having 170 junior and JRs and SRs. You will be having 11 scientists, and you will be having 338 nurses, 107 technicians, and 23 administrative posts. National Cancer Institute of Jhajjar. My only request is, without delaying, the recruitment process should start, so that when I come, I'm able to see that everybody is in place and this institute is working in full swing and working for addressing the health issues of the patients. इस अवसर पर उन्होंने एम्स द्वितीय में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट का शुभारंभ किया और निशुल्क जेनरिक औषधालय भी जनता को समर्पित किया। एमएसपी की लीगल गारंटी और अन्य मांगों को लेकर कल चंडीगढ़ में केंद्र और किसान संगठनों के बीच 5वीं दौर की वार्ता संपन्न हुई। इस बैठक की अगुवाई केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने की। उनके साथ पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां भी मौजूद रहे। किसान संगठनों के 28 प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने भी बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में संबंधित मुद्दों को लेकर दोनों की ओर से सकारात्मक रुख दिखा। केंद्र ने किसानों से अपनी सभी तथ्यों की एक लिखित रिपोर्ट सौंपने को कहा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर चिंता जाहिर करते हुए उनसे अनशन खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है। किसानों ने अपनी बात रखी, जिससे ध्यानपूर्वक सुना गया। किसानों के साथ बातचीत आगे भी जारी रहेगी। सभी मांगों को सुनने के बाद यह तय हुआ कि 22 फरवरी को फिर से किसानों के साथ बैठक कर बातचीत की जाएगी। इस बैठक में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। हमने भारत सरकार के उनका जो कुछ भी मुद्दा है, डिमांड है, हमने पूरा शांति से 2.5 घंटे से ज़्यादा सुना और भारत सरकार अभी किसानों के हित में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में क्या क्या कदम उठाया है, कितना खरीदी हुआ है, कितना बढ़त हुआ है, ये सब हमने बजट में बढ़त हुआ है, सब हमने डिटेल में बताया। और 22 को हमारे माननीय कृषि मंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में बातचीत, चर्चा, मीटिंग का ये सिलसिला आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। वो किसान संगठनों का रिप्रेजेंटेटिव भी इसके ऊपर अपने जो सहमति है वो सहमति जारी की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरियाणा के 56वें प्रांत अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जेसी बोस विश्वविद्यालय YMC में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने युवाओं को राष्ट्र का मजबूत आधार स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं की सकारात्मकता विचारधारा राष्ट्रहित में सोचने और कार्य करने के लिए अहम है। हरियाणा सर्वाधिक प्रभावशाली और प्रतिभाशाली, होनहार, परिश्रमी और निष्ठावान युवाओं का प्रदेश है। उन्होंने युवा शक्ति को प्रेरित करते हुए कहा कि बदलते दौर के साथ युवा अपनी ऊर्जा के साथ समाज को नई दिशा देने में सहभागी बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रवादी संगठन ने पिछले 75 सालों में भारत की एकता व अखंडता के लिए कड़ा संघर्ष किया है। इसी एकता व अखंडता को स्थापित करने वाले भारत के संविधान का 75वीं वर्षगांठ अब पूरा देश मना रहा है। अंबाला में 1948 में ABVP की स्थापना हुई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के पास आज विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति है और हम इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाना हमारी जिम्मेवारी है। प्रदेश सरकार युवाओं को खुला आसमान देने का प्रयास कर रही है और राज्य सरकारों में हमारे इसी मातृ संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अनेक मंत्री और अनेक बड़े पदों की जिम्मेवारियां संभाल रहे महानुभाव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही निकले हैं। आप सब युवाओं को देखकर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है, क्योंकि आज हरियाणा सर्वाधिक प्रतिभाशाली, होनहार, परिश्रमी और निष्ठावान युवाओं का प्रदेश है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इस संगठन की स्थापना का मूल उद्देश्य राष्ट्र का पुनर्निर्माण है और नारा भी है छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए आयकर विधेयक की जांच के लिए 31 सदस्यों की प्रवर समिति का गठन किया है। समिति के सभापति भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा होंगे। हरियाणा से सांसद नवीन जिंदल और दीपेंद्र हुड्डा को समिति का सदस्य बनाया गया है। यह समिति अगले सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आयकर विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य आयकर से संबंधित कानून को मजबूत करना और उसमें सुधार लाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पेश करते हुए लोकसभा अध्यक्ष से विधेयक के प्रारूप को प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि नए कानून में वर्तमान आयकर अधिनियम की तुलना में कम खंड और अध्याय होंगे। इस कानून को सरल बनाया गया है ताकि सामान्य लोग इसे समझ सकें। सरकार के स्वामित्व वाले भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के ने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 262 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मजबूत बनाने और आमजन के लिए टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले 17 वर्षों में पहली बार BSNL ने एक तिमाही में सर्वाधिक मुनाफा कमाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार टेलीकॉम सेक्टर डिजिटल इंडिया के भविष्य का मार्ग बनेगा। Has envisioned that the telecom sector will be the carriageway for the digital future of India. And towards that goal and that mission, all of our TSPs, our telecom service providers, are working earnestly to provide that carriageway for 140 crore Indians across the length and breadth of our country. In the pursuit of that goal, Bharat Sanchar Nigam Limited, our government-owned telco, has in this quarter, which is the third quarter of FY 24-25, for the first time in 17 years, posted a profit on a quarterly basis. The last time that BSNL posted a quarterly profit was in the year 2007. भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी की चुनाव समिति में नगर पालिका और परिषद में अध्यक्ष के पद के लिए कुल 19 नामों की स्वीकृति दी गई है। पार्टी की ओर से कल प्रेस विज्ञप्ति जारी कर नामों की घोषणा की गई। पटौदी, सिरसा, थानेसर, अंबाला छावनी और सुहाना नगर परिषदों और 14 नगर पालिकाओं के लिए नामों की घोषणा हुई है। पार्टी ने 9 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारा है। सोहाना नगर परिषद के उपचुनाव के लिए प्रीति बागड़ी को टिकट दिया गया है। पुंडरी नगर पालिका से ममता सैनी, सीवन से शैली मुंजाल, असंध से सुनीता अरडाना को और हथीन से रेणुलता को टिकट मिला है। भाजपा ने हिसार से मेयर पद के लिए प्रवीण पोपली को अपना प्रत्याशी बनाया है।
प्रवीण पोपली के नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार पहुंचे। इस अवसर पर आयोजित नामांकन सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कमल के फूल पर वोट डालिए और बाकी का काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हमारी सरकार गति से काम करने वाली सरकार है। उन्होंने प्रदेश की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रदेश में पिछले 10 वर्षों से हमने व्यवस्था परिवर्तन का जो बीड़ा उठाया है, ये तीसरी टर्म की सरकार 3 गुना गति से प्रदेश को आगे बढ़ाएगी। हिसार को भी पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। हिसार में तेज गति से कार्य करने के लिए प्रत्याशी भेजे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 तारीख के बाद हिसार की सभी समस्याओं का तेज गति से हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने 18 संकल्प पूरे किए हैं, 10 अन्य संकल्प भी हैं जिन्हें भी पूरा किया जाएगा। आज यहाँ पर प्रवीण पोपली जी को आपके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि जोरदार ताड़ियां बजा करके प्रवीण पोपली जी को आशीर्वाद दीजिए। मुझे ये सौभाग्य मिला है कि कल ही रात टिकटें डिक्लेयर पार्टी ने की है और आज नॉमिनेशन के अंदर फर्स्ट दिन मैं प्रवीण पोपली के यहाँ आया हूँ और मैं हिसार की सरदारी से एक बात कहने के लिए आया हूं। एक एक वोट आप कमल के फूल के ऊपर डालिए, बाकी के काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। ये 3 टायर सिस्टम सरकार ये गति से काम करने वाली सरकार है। हम हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हम हिसार को भी पीछे नहीं रहने देंगे। हिसार को भी गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अंबाला शहर से मेयर के उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी महिला प्रत्याशी अमीषा चावला के नाम पर मोहर लगाई है। वे सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। टिकट मिलने के बाद आज उन्होंने विधायक निर्मल सिंह के साथ कार्यकर्ताओं की बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा की और जिम्मेदारियों का बंटवारा किया। अमीषा चावला का फैसला हुआ है जी, तो बस अब चुनाव शुरू है। सोमवार को नॉमिनेशन है और हम हमने काम बांट लिए हैं। एकदम से काम स्टार्ट करेंगे तो किसी ना किसी का सामना करना ही था। कोई भी हो, ये तो उनका फैसला है, किसी को लड़ाएं, ये उनकी पार्टी की प्रॉब्लम हो सकती है। कई उम्मीदवार वहाँ बहुत थे तो टिकट उनके पास एक थी, तो जिसका भी फैसला किया है। तो हमारे यहाँ तो इस तरह की कोई बात है नहीं। मेयर का टिकट मिलने के बाद अमीषा चावला अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आईं। उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला भाजपा से है। टिकट के लिए उन्होंने पार्टी आलाकमान का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वे उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगी। माननीय अपने चौधरी निर्मल सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने इस काबिल समझा कि मैं शहर की मेयर की प्रत्याशी बन सकूं। और बस इतना कहना चाहूंगी, ये चुनाव किसी नाम मात्र का नहीं है, ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चुनाव है। और हम जो आप देख रहे हैं, हर लड़ाई बीजेपी के खिलाफ जीतते आ रहे हैं और आगे भी अपने साथियों के जोश और सबका मनोबल देख के ये विश्वास दिलाती हूँ कि ये लड़ाई भी हम जीतेंगे और बहुत अच्छी मार्जिन के साथ ये लड़ाई जीत के दिखाएंगे। भाजपा ने करनाल नगर निगम में मेयर के पद के लिए फिर से रेणु बाला को प्रत्याशी बनाया है। वे पार्टी की सांस्कृतिक एवं कला प्रकोष्ठ की संयोजक हैं, जो पूर्व मेयर रह चुकी हैं। पूर्व मेयर को मैदान में उतारने का फैसला भाजपा की कूटनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस पद के लिए कुल 17 दावेदार थे। रेणु बाला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी ने एक बार फिर उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर वे पूरी तरह खरा उतरेंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिलाओं को आगे बढ़ाने की जो सोच है, उसका परिणाम है कि पार्टी ने 9 में से 6 महिलाओं को मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। महिला सम्मान पार्टी की विचारधारा में शामिल है। उन्होंने कहा कि उनके पिछले कार्यकाल में जो कार्य बाकी रह गए थे, उन्हें वो इस कार्यकाल में पूरा करेंगी और करनाल को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का काम करेंगी। मैं आभार व्यक्त करती हूँ सबसे पहले करनाल वासियों का, जिनके साथ दो मिलकर एक परिवार की तरह भारतीय काम करने का अवसर मिला है। और
अब की बार पार्टी संगठन ने आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने एक विश्वास जताया है। मैं आभार व्यक्त करते हुए ये विश्वास दिलाती हूँ कि उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगी। पहले भी करनाल में विकास के कार्य हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार करती रही है और अब की बार केंद्र में तीसरी बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार आई है, तो निकाय की तीसरी बार की सरकार करनाल में तिगुनी गति के साथ विकास करेगी। हमारे 20 के 20 वार्डों में सभी पार्षद जीतकर और 21 आपके सहयोग से मेयर के उम्मीदवार के तौर पे मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। कांग्रेस पार्टी ने विभिन्न प्रदेशों के संगठन प्रभारियों में फेरबदल किया है। पार्टी ने 2 महासचिवों और 9 प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति की है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की ओर से जारी पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पंजाब का महासचिव बनाया गया है, जबकि डॉक्टर सईद नसीर हुसैन को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का महासचिव नियुक्त किया गया है। पार्टी ने हरियाणा और चंडीगढ़ प्रभारियों को भी बदला है। हरियाणा में दीपक बाबरिया की जगह BK हरिप्रसाद को प्रभारी बनाया गया है। चंडीगढ़ में राजीव शुक्ला की जगह रजनी पाटिल को प्रभारी नियुक्त किया गया है। उनके पास हिमाचल प्रदेश के प्रभारी की भी जिम्मेदारी रहेगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों का कल समापन हो गया। समापन समारोह के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इसके अलावा खेल मंत्री मनसुख मांडविया और उत्तराखंड तथा मेघालय के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कर्नाड संगमा भी मौजूद थे। इन खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को देहरादून में किया था। पदक तालिका में तीनों सेनाओं की संयुक्त टीम 68 स्वर्ण सहित कुल 121 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रही। महाराष्ट्र 54 स्वर्ण पदक के साथ 201 पदक लेकर दूसरे और हरियाणा 48 स्वर्ण सहित कुल 153 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा। मेघालय अगले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। समापन समारोह में गृह मंत्री ने मेघालय के मुख्यमंत्री को मेजबानी के ध्वज सौंपा। उन्होंने रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में खेल अवसंरचना को बढ़ावा देकर वैश्विक पटल पर भारत की खेल प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि खेलों के प्रति प्रधानमंत्री का समर्पण ऐसा है कि खिलाड़ी उन्हें खेल मित्र बुलाते हैं। यहाँ से मेघालय जाएंगे, मगर मेघालय में एक अनूठा राष्ट्रीय खेल होना जा रहा है। मेघालय इसका यजमान होगा। ज्यादातर खेल मेघालय में ही खेले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं को उनके अंदर खेल भावना, खेल के लिए प्रेम और खेलने का हौसला मजबूत हो, इसके लिए ढेर सारे कदम उठाए। अगर आज जिस खिलाड़ी को मिलते हैं वो मोदी जी को खेल मित्र के नाम से बुलाते हैं, अपना परम मित्र मानते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के हर जिले में खेलों का ढांचा पहुंच रहा है, जिससे देवभूमि अब खेल भूमि बन रही है। उन्होंने कहा कि मेघालय सहित पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय खेल की गूंज सुनाई देगी। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार है। उनको मैं कहना चाहता हूं कि महज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देवभूमि खेल भूमि नहीं बनी। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया और सबसे बड़ी बात है कि धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ किया। भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार है। हमने हमारा क्लेम ओलंपिक के सामने रखा है। राष्ट्रीय खेलों में फतेहाबाद की पूजा ने 1.84 मीटर की छलांग लगाकर नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने बंगाल की हाई जंपर का रिकॉर्ड तोड़ा है।
स्वर्ण पदक जीतकर गांव लौटी जम्पर पूजा का भव्य स्वागत किया गया। स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। फतेहाबाद के गांव बोसती की रहने वाली पूजा पारता स्पोर्ट्स अकादमी में प्रैक्टिस करती है। उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। बुधवार को हाई जंप प्रतियोगिता में फतेहाबाद जिले की बेटी पूजा ने 1.84 मीटर छलांग लगाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज किया। तमिलनाडु की गोबिका ने 1.79 मीटर की छलांग लगाकर रजत और फतेहाबाद की ही रेखा ने 1.77 मीटर की छलांग लगाकर कांस्य पदक जीता है। 2022 के राष्ट्रीय खेलों में पश्चिम बंगाल की स्वप्ना बर्मन ने 1.83 मीटर का रिकॉर्ड बनाया था। इस मौके पर पूजा ने जीत का श्रेय अपने कोच और माता पिता को दिया। उन्होंने बताया कि उनका सपना ओलंपिक में पदक जीतने का है। खेलने के लिए गई थी जो 28 जनवरी से स्टार्ट हुए थे और मेरा इवेंट 12 तारीख को था। तो उस दिन मैंने अपने नाम एक मीट रिकॉर्ड किया है 184 का जंप करके। पहले ही रिकॉर्ड स्वप्ना वर्मन जो वेस्ट बंगाल की प्लेयर है उनके नाम था। 183 का रिकॉर्ड था पहले, अभी 184 का रिकॉर्ड किया है सर। मैं इसी गांव में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं कम से कम 8 घंटे डेली प्रैक्टिस करती हूँ। ग्राउंड को 8 घंटे कम से कम देती हूँ सर। मैं सबसे मेन अपने कोच को और अपने पेरेंट्स को। सर अभी तो मेन एशियन चैंपियनशिप और एशियन गेम्स की तैयारी चल रही है, उसके बाद ओलंपिक्स का सोचेंगे। सर पापा जितना कमा के लेके आते लगभग मेरे ऊपर ही स्पेंड कर देते हैं पूरा का पूरा सर। मतलब उन्होंने पूरा खर्चा उठा रखा है सर। अभी कुरुक्षेत्र के अमृत सरोवर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के प्रधान सलाहकार प्रभाकर कुमार वर्मा ने कहा कि सरकार अमृत सरोवर योजना पर बड़ी तेज गति से कार्य कर रही है। इस योजना के तहत तालाबों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कल देर शाम कुरुक्षेत्र के गांव समानी व झिरबड़ी में तालाब का निरीक्षण किया। इसके साथ समानी में बनाए गए अमृत सरोवर का अवलोकन भी किया गया। उन्होंने बताया कि हरियाणा पौंड अथॉरिटी की तरफ से गांव समानी के 2 तालाबों को अलग अलग चरण में विकसित करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के लिए सरकार की तरफ से 3 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है। इस गांव के NH 44 पर स्थित तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा चुका है और अब दूसरे चरण में गांव के अंदरूनी तरफ तालाब को बर्ड सेंचुरी के रूप में विकसित किया जाएगा। तालाब का काम अभी आधा हो चुका है। जो दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं, जिस पर अपना टूरिज्म की एक्टिविटीज भी शुरू हो गई है। जो हमारे वहाँ पर मछली पालन भी चल रहा है और टूरिज्म का भी काम चल रहा है। तो हमारे अमृत प्लस में है वो। ये आधा काम अभी हमारा अधूरा बचा हुआ है, जिसने किसी कारणों से काम रुक गया था। अब इसको पुनः फिर से इसको रिजुमिनेट और रिस्टोर करने की है। इसमें हम ये ध्यान रखेंगे, इसमें माइग्रेटेड बर्ड्स बहुत ज्यादा है, ये भी डिस्टर्ब ना हो, इसको भी हमें मेंटेन करना है। और हमारा जो बंद और बाकी चीजें ठीक हो जाएं, जो गंदे पानी आ रहे हैं उसको इसमें ठीक हो जाए। तो उसके लिए आज का विजिट उन्होंने रखा है, जिससे कि आगे हम कार्रवाई करके जल्द से जल्द पूरे काम को हम कंप्लीट कर सके। मॉड्यूल है काम करने का कि तालाब को मान गहराई भी करना, गंदे पानी को निकालना, गहराई भी करना और एम्बैंकमेंट बनाना। और एम्बैंकमेंट के ऊपर में जो यहाँ के स्थानीय जो फलदार पेड़ हैं वो चारों तरफ हम लगाते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। इस परीक्षा में देश और विदेश में 42 लाख से अधिक विद्यार्थियों के शामिल होने की उम्मीद है और इसके लिए 7,842 केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षाएं एक ही सत्र में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी। कक्षा 10वीं की परीक्षा 18 मार्च को और 12वीं की परीक्षा 4 अप्रैल को समाप्त होंगी। आज 10वीं का अंग्रेजी और 12वीं का उद्यमशीलता की परीक्षा ली गई है। CBSE के निर्देशानुसार सभी प्रकार के स्टेशनरी आइटम जैसे पेन, पेंसिल, इरेजर और ज्योमेट्री बॉक्स को एक पारदर्शी थैली में रखने की अनुमति है। परीक्षा के दौरान छात्र पारदर्शी पानी की बोतल साथ ले सकते हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 30 से 45 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है। परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए कई उपाय किए हैं। मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा जांच के दौरान CBSE प्रवेश पत्र ले जाने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। टिकट खरीदते समय भी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।